नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पेडागोजी के प्रश्न, हिंदी पेडागोजी के प्रश्न। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हिंदी आपकी एक लैंग्वेज है अगर तो 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और जिसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके ओनली पेडागोजी के। पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि आपके 15 नंबर के आते हैं। जो आज की वीडियो में हम वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीटेट के पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप आज की वीडियो देख के चेक कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस और किस लेवल के क्वेश्चंस सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। और ये क्वेश्चंस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। सुलेखा कोई टीचर है, जब तक वह बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह ऑप्शन है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। वाचाल मीन्स बहुत अधिक बोलने वाला बनाना चाहती है। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? पेडागोजी करने का एक सही तरीका बताती हूँ मैं आपको। आप जब भी पेडागोजी करें, आपका 150 नंबर का सीटेट का एग्ज़ाम आएगा, जिसमें से 90 नंबर की आपकी पेडागोजी क्वेश्चंस ही आएंगे। पेडागोजी क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हैं। एग्जामिनर चेक करता है कि आप मतलब अगर शिक्षक है तो आप किस हिसाब से बच्चों को हैंडल करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव वे में ही, मतलब सकारात्मक तरीके से ही पेडागोजी को सॉल्व करिएगा। तो वह बच्चों के साथ बातचीत कर रही है, तो करती रहती है बातचीत, तो इसका क्या मतलब क्या तरीका है, वह क्या करना चाहती है? तो वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही पेडागोजी करिएगा, आपके मोस्टली 90% क्वेश्चन सही जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। भाषा में और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ का है? तो भाषा और चिंतन, हम वही सोचते हैं जो हमारी भाषा है। हम अगर अपने मन में भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं, कोई विचार आ रहा है, तो वह हमारी भाषा के रूप में ही आएगा ना। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई भाषा ही नहीं है तो आप क्या सोचेंगे? मतलब अगर आप कुछ भी सोच रहे हो XYZ, तो वो पहले भाषा होगी तभी विचार आएगा। तो इसका मतलब ये पूर्णतः सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार है? बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? वाइगोत्स्की का, पावलोव का, नोम चोम्स्की का, जीन पियाजे का? ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है ये, कि बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता को लेकर पैदा होते हैं। इसे इंग्लिश में कहा गया है LAD। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ जाता है ये। LAD कहा गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये किसने कहा है? कि ये कहा था नोम चोम्स्की ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा का शिक्षण में अनिवार्य क्या है? मानक भाषा पर बल देना, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, या वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य है, सबसे ज़रूरी है, वो होता है समग्रतावादी। समग्रतावादी मतलब किसी भी चीज़ को समग्र इकट्ठा करके उसे सॉल्व करने का दृष्टिकोण। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? अपेक्षित मतलब कोई क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, उच्च स्तर पर पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला गया है ये। स्वधायशीलता का विकास, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, या चिंतनशीलता का विकास? तो देखिए, उच्च स्तर पर पूछा गया है ये, प्राथमिक स्तर पर, कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित मतलब क्या ज़रूरी नहीं है। तो स्वधायशीलता का विकास ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास हो रहा है बच्चे में, ज़रूरी है। चिंतनशीलता का विकास भी जरूरी है। लेकिन सुनकर शब्द दोहराने का मतलब है अनुकरण करने का, अनुकरण कॉपी करने का, तो ये प्राथमिक स्तर पर होता है, सबसे मतलब प्रथम स्तर पर होता है। तो ये उच्च स्तर पर ये अपेक्षित जरूरी नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पर? आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, या समृद्ध भाषा परिवेश पर। अगर बच्चों का भाषा का विकास पूछा जाए ना, सबसे ज़्यादा निर्भर करता है समृद्ध भाषा परिवेश पर। ये क्वेश्चन जो है ना आपके सीटेट में हर एग्जाम में आता है, घुमा के इसकी लैंग्वेज को घुमा देते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। सीटेट का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ आपको भाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। समृद्ध भाषा परिवेश। अगला प्रश्न है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। इसमें पूछा गया है कि वाणी और लेखन, बोलना और लिखने में डिफरेंस क्या है, मूल डिफरेंस क्या है कि जो लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। ऑप्शन है चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध, या सचेतन कालबद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है सचेतन और कालबद्ध। लिखित भाषा सचेतन स्तर पर और कालबद्ध होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। ध्वनियों का विभेदीकरण मतलब साउंड्स का डिफरेंस करने में क्या जरूरी है? श्रवण कौशल, भाषण, वाद विवाद करना, या वाचन कौशल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने की देर होती है। ध्वनि मतलब आवाज़, और आवाज़ को हम, आवाज़ में डिफरेंस हम किससे से, आवाज़ में डिफरेंस के लिए हमें कौन सा कौशल जरूरी होता है? तो श्रवण कौशल। हम सुनकर ही आवाज़ में डिफरेंस बता सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं पूछा है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना तो नहीं वाला ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक नहीं लगने से पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से कई बार हमारा सही आंसर भी, आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो ये नहीं शब्द आपको, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज़ एक बार उसको ध्यान से उस पर, मतलब पहले तो क्या था कि पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो पेंसिल से टिक कर लिया करते थे उस नहीं को, बट अब सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो गया है, तो टिक नहीं कर सकते। बट हमें इसके लिए क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो उस नहीं को बिल्कुल माइंड में रखिएगा अगर वो क्वेश्चन में पूछा गया है तो। ऑप्शन है, छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, या छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें। इसमें पूछा गया कि व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें। छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये केवल वर्ड है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। पेडागोजी सॉल्व करते समय केवल एक नेगेटिव वर्ड है। जहाँ भी किसी भी चीज़ को लेकर केवल आ जाए ना, तो इसका मतलब वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा मतलब मदर टंग जो होती है उसको मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि। तो फ्रेंड्स मैं इसको डायरेक्ट इसका आंसर दे देती हूँ आपको। ये जो विधि है ये है प्रत्यक्ष विधि। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं ना, तो आप क्लास में इंग्लिश ही बोलेंगे, आप हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो आपको जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं ना बच्चे को, आप उसी लैंग्वेज में वही आप वातावरण दीजिए, वही एटमॉस्फेयर दीजिए, लेकिन आप उसकी दूसरी लैंग्वेज का, उसकी मदर टंग का, जैसे अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी का यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप किसी बंगाली बच्चे को हिंदी सिखा रहे हैं तो आप उससे हिंदी में ही बात कीजिए, आप उसको हिंदी सिखाते समय बंगाली का यूज़ नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट मेथड का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ये एक वाक्य दिया हुआ है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है, इसका उद्देश्य क्या, मतलब वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रगति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। एक सेंटेंस बता के उस पर चर्चा करने का तरीका मतलब ये है कि बच्चों को जो भाषा की नियमबद्ध मतलब भाषा की
नियमबद्ध प्रगति जो है ना उसकी पहचान कराना और उसका विश्लेषण करना सिखाना। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कम महत्वपूर्ण पूछा गया, मतलब महत्वपूर्ण तो है लेकिन बहुत कम। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, अभिवृत्ति, भाषा की परीक्षा या शिक्षक का रवैया। द्वितीय भाषा मतलब सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे कम ज़रूरी क्या है? तो इसमें देखिए ज़रूरी सारे हैं, लेकिन अगर कम पूछा गया मतलब कोई चीज़ थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है तो वो है अभिभावक से मिला प्राप्त प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? NCF 2005 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कौन सा सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए बिल्कुल सबसे सही क्वेश्चन पूछा गया है, सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा का शिक्षण, जो भाषा शिक्षण है ना वो ऐसा नहीं है कि आप अगर आप इंग्लिश भाषा है या आपकी हिंदी भाषा है या उर्दू है या पंजाबी है जो भी है, ऐसा नहीं है कि जब उस सब्जेक्ट की क्लास लगेगी तभी आप सीखेंगे। आप अगर मैथ्स कर रहे हैं, आप साइंस कर रहे हैं, आप EVS कर रहे हैं या कोई भी और सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी भाषा का प्रयोग होता है, आप वहाँ पर भी भाषा सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो फ्रेंड्स लोकगीतों को कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से, मतलब हमारे लोकगीतों के जरिए आप जहाँ के भी लोकगीत बच्चों को सुना रहे हैं कक्षाओं में या स्थान दिया जा रहा है कक्षा में, तो अब वहाँ की उस क्षेत्र की संस्कृति से, उसकी विशेषताओं से बच्चों को परिचित करवा रहे हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पठन संबंधी त्रुटि नहीं है? पठन संबंधी और त्रुटि नहीं पूछा गया है। अशुद्ध उच्चारण, वाचन में सम्यक गति, अटक अटक कर बढ़ना या भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव। तो त्रुटि पूछा गया है, त्रुटि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा वाचन में सम्यक गति, मतलब बोलने की सही गति। तो ये कोई त्रुटि यानी गलती नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का पूछा गया है। सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य या मौलिक विचार। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सशक्त लेखन के लिए हमें लगेगा कि सही लिखावट होनी चाहिए या सही वाक्य होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है विचार। जब विचार ही मन में सही रूप से सही तरीके से आएगा तभी हम उसे सही तरीके से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? भाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली पूछा गया है। कम प्रभावशाली प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना या घटना वर्णन करना। तो कम इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स प्रश्नों के उत्तर लिखना। संवाद में बच्चे आपस में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे या किसी घटना का वर्णन करेंगे, तो इससे भाषा शिक्षण में जो है भाषा शिक्षण अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखने से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया। भाषा के आकलन की प्रक्रिया ऑप्शन है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था केवल एक नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पे केवल लेके और सिर्फ एक पक्ष के बारे में बात की जाए तो मतलब वो सेंटेंस कभी नहीं होगा, वो नेगेटिविटी में आ जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जो आकलन होता है ना वो हमेशा सीखने सिखाने के दौरान भी चलता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? पठन हो रहा है किस में कहेंगे आप? अनुमान के साथ भाव ग्रहण, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण या ध्वनि का उतार चढ़ाव।
तो फ्रेंड्स, आप किस स्थिति में कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो पठन हमेशा तभी माना जाता है अनुमान के साथ भाव ग्रहण। मतलब आप एक कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई सुन रहे हैं, तो या ब्लैक बोर्ड से देख के पढ़ रहे हैं स्कूल में, या किताब में से देख के पढ़ रहे हैं, या न्यूज़पेपर, कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जब तक आप उस पढ़ने का उसका अर्थ ग्रहण नहीं समझेंगे ना, मतलब जो कहा गया उसका भाव नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक वो पठन नहीं माना जाता। तो अनुमान के साथ भाव ग्रहण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन सही पूछा गया है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, सही पूछा गया है तो सही ये होगा, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा। जितने भी कौशल होते हैं ना, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, इनका एक तो क्रम याद कर लीजिए आप हमेशा, LSRW। हिंदी में, इंग्लिश में कर लीजिए 4 वर्ड, इससे आप हिंदी बना लेंगे। L माने लिसनिंग मीन्स सुनना, S माने स्पीकिंग मीन्स बोलना, R माने राइटिंग मीन्स R माने रीडिंग मीन्स पढ़ना, और RW माने राइटिंग मीन्स लिखना। तो LSRW 4 कौशल है और ये चारों यहाँ एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है। सतत आकलन पूछा है, यानी कंटिन्यूअस इवेल्यूएशन पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या जानना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चों ने कितना सीखा है, या बच्चों ने क्या सीखा है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सतत आकलन जो किया जाता है उसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से आप समझते हैं, मतलब जैसे दृष्टिबाधित हो सकते हैं, या जो नहीं सुन पाते हैं वो हो सकते हैं, या और भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनका अगर आकलन कर रहे हैं तो आप क्या ध्यान रखेंगे? उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बच्चों के प्रति दया भाव रखो या उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उनकी क्षमता और उनकी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या इकाई परीक्षा लेना। तो रचनात्मक आकलन पूछा गया है जो कक्षा के दौरान होता है, तो उसमें क्या जरूरी है, उसमें मतलब सही सबसे बेहतर उदाहरण जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें होगा बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है ना, उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की पहचान पर। समस्याओं की पहचान पर नहीं, बल्कि समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर। अगला प्रश्न है, स्वलीन विकास। स्वलीन विकास नहीं है ये, स्वलीन विकार है ये, ध्यान, ये गलत हो गया है। स्वलीन विकार जो है, या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, इसमें क्या करता है बच्चा? अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो स्वलीन विकार का जो बच्चा होता है ना, ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं, ये सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। मतलब इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी होते हैं, वो अपने में ही थोड़ा लीन रहते हैं। वो बाहर के लोगों से, दूसरे लोगों से संप्रेषण करते समय, कम्युनिकेशन करते समय, बात करते समय बहुत ज़्यादा हिचकते हैं, बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस। हिंदी की पेडागोजी आपकी जो एग्ज़ाम में आएगी CTET में, वो 15 मार्क्स की आएगी। अगर आप इस तरह की वीडियो देख लेते हैं, मेरी वीडियो, या ऐसे ही पेडागोजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप आराम से 15 में से 15 मार्क्स ले सकते हैं। पेडागोजी जो बहुत टफ नहीं आती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की आती है।
आप इसमें एग्जामिनर जो है आपका जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करता है, तो बहुत रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत इजीली क्वेश्चंस आते हैं। आप अपना पॉजिटिव वे रखिए तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।